नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस सेशन को करते हैं। साथ ही साथ हमारी इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है वो आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेस में आपको आपके सिलेबस के अनुसार एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट इकोनॉमिक्स की थ्योरी पढ़ाई जा रही है। थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी थ्योरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट आपको थ्योरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है। अगर आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि एक तरफ आप थियरी को पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, टेस्ट जरूर दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। मतलब सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस ईमानदारी से इन सभी कंटेंट को 1.5-2 घंटे एप्लीकेशन पे फॉलो करते रहिए, 1.5-2 घंटे मुझे YouTube पे प्रैक्टिस करते रहिए। मैं निश्चित तौर पे कर सकता हूँ, जिम्मेदारी के साथ कर सकता हूँ कि कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। तो बैच की बात करें तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और जिस परीक्षा की भी आप तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा का कोर्स आप वहां से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। या अगर जो किसी भी प्रकार की आपको समस्या आ रही है या किसी भी प्रकार की आपकी इंक्वायरी है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, बिहार में टीआरई 4.0, 5.0 का बैच मिल जाएगा, बिहार में सेट का बैच मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट के लिए अलग अलग बैच मिल जाएंगे, उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए, उत्तराखंड में एलटी ग्रेड के लिए यूजीसी नेट, छत्तीसगढ़ में सेट, झारखंड टीजीटी, झारखंड पीजीटी, डी ट्रिपल एस बी, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एनबीएस, केवीएस और अन्य परीक्षाओं के भी बैच आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ और आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। चलिए बताइए भाई, आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ठीक है, और जो लोग भी एडमिशन लेने वाले हैं या जो लोग भी लिए हैं, ईमानदारी से सभी कंटेंट को देखा करिए, क्योंकि जितना मैं करवा रहा हूँ उससे ज्यादा चीजें आपके एग्जाम में पूछी नहीं जाती। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि सरकार के पुलिस विभाग द्वारा गश्त लगाए जाने के लिए इस्तेमाल में लाई गई कार को माना जाता है। अब बहुत सारे लोग देखेंगे तो इस प्रश्न को उनको ये समझ में आएगा कि सर ये क्या इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। हाँ भैया, बिल्कुल इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। तो ये जो प्रश्न बना है इसमें एग्जामिनर आपसे ये जानना चाहता है कि क्या आप प्राथमिक, मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुओं के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं। जैसे पहला होता है प्राथमिक वस्तु। पहला क्या होता है? प्राथमिक वस्तु। तो प्राथमिक वस्तु ऐसी वस्तुएं होती हैं, प्राथमिक वस्तु ऐसी वस्तुएं होती हैं, प्राथमिक वस्तु ऐसी वस्तुएं होती हैं जो प्रकृति के द्वारा हमें प्रदान की गई है। जैसे मैं गेहूं की बात करें तो प्रकृति के कारण ही तो गेहूं का उत्पादन हो पाता है। या जैसे हम लोहे की बात करें तो गेहूं हो गया, तो गेहूं आपकी प्राइमरी वस्तु हो गई। या लोहा हो गया तो लोहा भी तो प्रकृति के द्वारा ही दिया गया है ना, तो ये आपकी प्राथमिक वस्तु हो गई। उसी तरीके से दूसरा आपको पता होनी चाहिए कि मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है। मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है? तो मध्यवर्ती वस्तु ऐसी वस्तुएं होती हैं जो प्राथमिक वस्तुओं से बनती हैं। जैसे अगर जो हम आपसे कहें कि गेहूं से आटा बन गया, गेहूं से आटा, तो आटा से अब बहुत प्रकार की चीजें बनाई जा सकती हैं। आटा से आप ब्रेड बना सकते हैं, आटा से आप टोस्ट बना सकते हैं, आटा से आप कुछ भी रोटी बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। तो आटा आपकी मध्यवर्ती हो गई। अब लोहा है तो लोहे से आप मान लीजिए कि लोहे की जो कार में लगने वाली जो लोहे की चादर होती है, तो आप लोहा से लोहे की चादर बना दिए, लोहे की चादर बना दिए, लोहे की चादर बना दिए। ठीक है, और उसके बाद तीसरा आता है अंतिम वस्तु। तीसरा क्या होता है? तीसरा आता है अंतिम वस्तु। तो अंतिम वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो अब दोबारा उपयोग में नहीं आएंगी। ठीक है, अर्थात दोबारा उत्पादन के
उपयोग में नहीं आएंगे। जैसे अंतिम वस्तु की बात अगर जो करें तो अंतिम वस्तु जैसे गेहूं प्राथमिक वस्तु है, तो गेहूं से आटा बना, मध्यवर्ती वस्तु हो गया। अब आटा से मान लीजिए कि ब्रेड बन गया, तो अब ब्रेड से और कुछ नहीं बन सकता है ना, तो ब्रेड आपकी अंतिम वस्तु हो गई। उसी तरीके से लोहे की चादर बनी है, तो अब लोहे की चादर से हम क्या कर रहे हैं, उसको कार के स्वरूप में डाल दे रहे हैं। लोहे की चादर से मान लीजिए कि हम कार बना ले रहे हैं, तो कार बन गया, तो अब कार को किसी अन्य तरीके से हम लोग नहीं ना बना सकते हैं। कार से कुछ और बनाया जा सकता है क्या, बनाया जा सकता है क्या, नहीं बनाया जा सकता है। तो बस यही प्रश्न ये आपसे जानना चाहता है कि क्या आपको प्राथमिक वस्तु क्या होता है ये पता है, मध्यवर्ती वस्तु क्या होता है ये पता है, और अंतिम वस्तु क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सरकार के पुलिस विभाग द्वारा गश्त लगाने के लिए इस्तेमाल में लाई गई कार को माना जाएगा। तो कार का मतलब ये है कि अब कार को किसी अन्य फॉर्म में तो हम परिवर्तित कर नहीं पाएंगे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी अंतिम वस्तु। तो कार जो होगा वो अंतिम वस्तु होगा, क्योंकि वे व्यवसायिक क्षेत्र द्वारा सरकार को बेची जाती है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। लोहे की चादर मध्यवर्ती वस्तु होगी, लेकिन कार जो होगा वो अंतिम वस्तु हो जाएगा। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। इतने सारे लोग डी क्यों बोल रहे हैं भैया, डी नहीं होगा, ए होगा, क्योंकि ये कार की बात कर रहा है, लाई गई कारों की बात कर रहा है। तो अब कार से कोई अन्य वस्तु तो नहीं बनाई जा सकती है ना, तो वो अंतिम वस्तु ही होगी ना। ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। अगर जो आप इकोनॉमिक्स के पेपर को निरंतर देख रहे हैं तो एक प्रश्न यहाँ से जरूर आपके पेपर में अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए क्या उत्तर आ रहा है, ठीक है। तो उत्पाद विधि की बात जब करते हैं तो उत्पाद विधि जब राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं और उत्पाद विधि के द्वारा हम राष्ट्रीय आय को निकालते हैं, तो उत्पाद विधि क्या होता है, वर्ष के समस्त अंतिम उत्पाद के योग का मूल्य होता है। देयर इज नो डाउट, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि थियरी जरूर पढ़िए। अब चाहे इससे पहले की क्लास हो, इससे पहले का क्वेश्चन हो या ये क्वेश्चन हो, अगर जो अच्छे से आपने थियरी को पढ़ा है तभी आप कर पाएंगे, रट्टा मार के नहीं कर पाएंगे। तो चलिए उसके बाद व्यय विधि की बात करें तो व्यय विधि के अंतर्गत क्या किया जाता है, व्यय विधि के अंतर्गत उपभोग तथा निवेश वस्तुओं पर किए गए सभी निजी एवं सार्वजनिक खर्चों का योग लिया जाता है। तो ये बात भी सही हो जाएगी। आय विधि की बात करें, ठीक है, आय विधि की बात करें तो आय विधि में क्या होता है कि इसके अंतर्गत उत्पाद के उत्पादन का एक वर्ष के दौरान अर्जित कारक भुगतान का योग होता है। तो बात तो आपकी ये भी सही हो जाएगी। और दोहरी गणना का मतलब ये होता है कि आप मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुओं को एक ही में अगर जो शामिल कर लेंगे तो दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो जितने लोग भी 2, 4, 1, 3 बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यह मानते हुए कि बाजार कीमत पर जीडीपी 1,92,866 करोड़ है और अचल पूंजी उपभोग 13,371 करोड़ है, तो विदेशों से प्राप्त निवल नेट कारक आय 975 करोड़ है। तो बाजार कीमतों पर एनडीपी आपको बताना है। तो अब आपसे एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि क्या आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जब आप राष्ट्रीय आय पढ़ते हैं, तो आप बाजार कीमतों पर एनडीपी मापने के जो तरीके होते हैं या जो उसके फार्मूले होते हैं, क्या आपको ये बात पता है कि नहीं पता है। चलिए ठीक है। तो बाजार कीमतों पे अगर जो एनडीपी की बात की जाती है तो इसका फार्मूला क्या होता है, बाजार कीमतों पे अगर जो एनडीपी की बात होती है तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है बाजार कीमतों पर जो जीएनपी होता है, अर्थात जीएनपी, बाजार कीमतों पर जीएनपी, ठीक है। उसके बाद प्लस क्या होता है कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, शुद्ध साधन आय, और इसमें से क्या माइनस करते हैं, इसमें से हम लोग ह्रास को माइनस करते हैं।
तो अगर जो आपने पढ़ा है कि बाजार कीमतों पे हमको एनडीपी निकालना है और उसका फार्मूला क्या होगा, तो बाजार कीमतों पर एनडीपी जब निकालेंगे तो वो होगा जीएनपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय और माइनस जो ह्रास होगा उसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो चलिए अब इसी में आप क्या कर लीजिए कि पुट कर लीजिए। जीएनपी आपका कितना दिया गया है, बाजार कीमतों पर जीएनपी कितना दिया गया है, बाजार कीमतों पे जीएनपी दिया गया है 1,92,866 करोड़, 1,92,866 करोड़ दिया गया है। और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय कितना दिया गया है, तो ये दिया गया है, देखिए विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय कितना दिया गया, 975 करोड़ दिया गया। तो प्लस 975 करोड़। और ह्रास कितना हो रहा है, ह्रास कितना इसमें हो रहा है, तो ह्रास हो रहा है 13,371 करोड़, 13,371 करोड़। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 18,470 करोड़। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अब देखिए अगर जो आप इस प्रश्न को प्रैक्टिस करेंगे तो कंपटीशन में आप हजारों छात्रों से आगे चले जाएंगे, और नहीं प्रैक्टिस करेंगे, नहीं समझेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे कंपटीशन में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कापी पेन अपने पास रखिए, और जब मैं आपको ये लिखा रहा हूँ कि बाजार कीमतों पर एनडीपी का फार्मूला क्या होता है तो इसको लिख लिया करिए, क्योंकि ये बड़ी काम की चीजें हैं और ये पेपर में पूछी जाती है, लेकिन जब पेपर में पूछ ली जाती हैं तो बहुत सारे लोग इसको ठीक से कर नहीं पाते। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि किस के सामान्यता सिद्धांत में निवेश तथा बचत को मुख्यतः निम्नलिखित में परिवर्तन के जरिए बराबरी पर लाया जाता है। खूबसूरत सा प्रश्न है, बताइए। चलिए तो अब इजी सी बात है, किन साहब किसकी बात करते हैं, कहते हैं कि देखिए भैया जो आपकी आय होती है ना वो किसके बराबर होती है, वो उपभोग और प्लस बचत के होती है। तो बात तो ये 100% ठीक है कि जैसे मान लीजिए 100 रुपए आपकी इनकम है, तो 100 रुपए में से 80 रुपए आप उपभोग कर लेंगे तो आपके पास बचत 20 रुपया बचेगा। और ये जो आपका बचत होता है ना यही निवेश के बराबर होता है। बचत क्या होता है, निवेश के बराबर होता है। अर्थात I इज इक्वल टू क्या होगा, S होगा। अर्थात आप निवेश कितना करेंगे, ये जो बचत है वही करेंगे, 20 रुपये करेंगे। तो किन्स के सामान्यता सिद्धांत में निवेश तथा बचत को मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन के जरिए बराबरी पे लाया जा सकता है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि ब्याज दर पे, सभी लोग का उत्तर ठीक है, क्योंकि किन साहब कहते हैं ना कि अगर जो ब्याज की दर ऊंची होगी, अगर जो ब्याज की दर ऊंची होगी तो ऐसी स्थिति में निवेश का स्तर कम होगा, और अगर जो निवेश का स्तर कम होगा तो अगर ये भी बात सही होगी, और बात ये भी सही होगी कि अगर जो ब्याज दर में कमी आएगी तो निवेश का स्तर बढ़ेगा, ब्याज दर में कमी आएगी तो निवेश का स्तर बढ़ेगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आप लोग के पेपर में अक्सर देखने को मिलते हैं, थोड़ा आराम से करिएगा। कि किन्स के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर जीडीपी का फलन होता है। आप अगर जो थियरी पढ़े हैं तो एक लाइन में इस प्रश्न को समझ, एक सेकंड में आप इस प्रश्न को सही कर लेंगे, ठीक है। और जीएनपी समग्र मांग द्वारा निर्धारित होती है जो स्वयं गृहस्थियों के उपभोग तथा व्यवसाय के निवेश निर्णयों पर निर्भर करता है। तो क्या उत्तर आ रहा है, ऑप्शन नंबर, इजी सी बात है, इजी सी बात है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो किन साहब ने किसकी बात की थी, प्रभावी मांग की बात की थी ना, और प्रभावी मांग के अंतर्गत उन्होंने बताया था ना कि रोजगार का स्तर बढ़ाना है तो हमें जीएनपी को बढ़ाना होगा। तो बात तो ये भी ठीक हो जाएगी। और जीएनपी जो होता है वो समग्र मांग द्वारा निर्धारित होता है जो स्वयं गृहस्थियों के उपभोग तथा व्यवसाय के निवेश पे निर्भर करता है। सो बात ठीक है, जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर सही है।
ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। आज का सेशन थोड़ा सा कठिन लग सकता है आपको, लेकिन आपको हर प्रकार के लेवल के प्रश्नों को सॉल्व करने की जरूरत होगी। तो पूरा तल्लीनता से और धैर्य के साथ पूरा सेशन देखिएगा। आज बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा कि विकासशील देश में घाटा वित्तीय कमी की विकासशील देशों में घाटा वित्तीय कमी भी संसाधन जुटाने की अच्छी विधि नहीं मानी जा सकती है। क्या उत्तर आ रहा है भाई बताइए। अब आपको पता होना चाहिए कि वित्तीय घाटा क्या होता है। सरकार कब वित्तीय घाटे की स्थिति में होती है? तो सरकार वित्तीय घाटे की स्थिति में कब होती है यार? इतने सारे लोग गलत कर रहे हो, क्यों गलत कर रहे हो? सरकार को वित्तीय घाटा कब होता है? जब सरकार अपनी आय से ज्यादा अर्थव्यवस्था में व्यय करता है। जब सरकार आय से ज्यादा अपनी अर्थव्यवस्था में व्यय करता है, इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, तो जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो एक तरफ मांग बढ़ेगा, और मांग बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उत्पादन बढ़ेगा, अर्थात पूर्ति भी बढ़ेगा। मांग व पूर्ति दोनों बढ़ता है, और अमूमन ये ऐसा कब देखने को मिलता है? जब मंदी की स्थिति होती है तो सरकार वित्तीय घाटे को अपनाती है, जिसमें सरकार अपनी आय से ज्यादा अर्थव्यवस्था में व्यय करती है, जिससे मुद्रा की पूर्ति बढ़ सके। मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी तो लोगों की मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो उत्पादन भी बढ़ेगा, अर्थात पूर्ति भी बढ़ेगा। तो चलिए, ये बात तो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि वित्तीय घाटा होगा तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी, क्योंकि जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ने के कारण लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी तो लोग मांग को बढ़ाएंगे, और मांग को बढ़ाएंगे, मांग के अनुसार पूर्ति में वृद्धि नहीं होगी, तो इससे मुद्रास्फीति की स्थिति विद्यमान हो सकती है। ये बात तो आपको, आर वाली बात तो आपको समझ में बिल्कुल आ रही होगी। लेकिन ये देखिए, विकासशील देशों में घाटा वित्तीय कमी भी संसाधन जुटाने की अच्छी विधि नहीं मानी जाती है। क्यों नहीं मानी जाएगी भाई? जब आप संसाधन जुटाने के लिए मुद्रा को रिलीज करते हैं, मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाते हैं, तो ये तो अच्छी विधि होनी चाहिए ना। तो ये बात तो आपकी गलत हो जाएगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोलेंगे इस प्रश्न का उत्तर कि सर ए गलत है परंतु आर सही है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। क्योंकि वित्तीय घाटा के तहत आप मुद्रा को रिलीज कर रहे हैं, तो उस मुद्रा से आप उत्पादन के संसाधन जुटा सकते हैं, और यहाँ पे कह रहा है कि अच्छी विधि नहीं मानी जाती है, तो ये बात तो गलत हो जाएगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोलेंगे कि सर ए गलत होगा, आर सही होगा, सभी लोग का उत्तर सही है। अगला प्रश्न है कि इस प्रकल्पना की कि राष्ट्रों के विकास के इतिहास में आय असमानता की मात्रा आरंभिक चरणों में बढ़ती है और बाद के चरणों में घटती है, ये बात किसने कही थी? खूबसूरत सा प्रश्न है। एक लाइन में आप समझिएगा कि ये प्रश्न किस कॉन्सेप्ट से बना हुआ है। तो इस प्रश्न में ये कहा जाता है कि वो कौन से अर्थशास्त्री हैं या कौन सा वो सिद्धांत है जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि जब कोई देश आर्थिक विकास करता है, जब कोई देश आर्थिक विकास करता है तो इससे सबसे पहले जो धनी वर्ग होता है ना, उसको लाभ मिलता है। धनी और अधिक धनी हो जाते हैं अल्पकाल में। जब कोई देश आर्थिक विकास करता है तो इससे अल्पकाल में क्या देखने को मिलता है? अल्पकाल में अर्थात प्रारंभिक दौर में जो धनी होते हैं वो और धनी होते चले जाते हैं, और जो निर्धन होते हैं अर्थात जो गरीब होते हैं वो और गरीब हो जाते हैं। लेकिन दीर्घ काल में जब बहुत समय बीत जाता है तो दीर्घ काल में ये दीर्घ काल में स्वतः ही मुद्रा पूरी अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे प्रसारित हो जाती है, और गरीबी और अमीरी के बीच की खाई जो होती है वो कम हो जाती है, अर्थात गरीब और अमीर के बीच की खाई घट जाती है। तो अगर जो कोई देश आर्थिक विकास कर रहा है तो प्रारंभिक चरण में उस देश में आय असमानता बढ़ती है, धनी होते चले जाते हैं और गरीब होते चले जाते हैं। जैसे भारत की स्थिति देखिए तो मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी, इन लोगों के पास कितना पैसा है, ये दिन दूना रात चौगुना अपनी संपत्ति को बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो जब कोई देश विकास करता है तो प्रारंभिक दौर में धनी होता चला जाता है और गरीब होता चला जाता है, लेकिन दीर्घ काल में जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे विकास का स्तर पूरी अर्थव्यवस्था पे देखने को मिलता है, सभी लोग लाभान्वित होने लगते हैं, और
अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो खत्म होने लगती है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, साइमन कुजनेटस ने ये बात कही थी। सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर जो कोई राष्ट्र प्रारंभिक चरण में विकास करता है तो प्रारंभिक दौर में आय असमानता बढ़ती है, लेकिन दीर्घकाल में आय असमानता स्वतः ही घटने लगती है। ये बात साइमन कुजनेटस ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि प्रचंड बेरोजगारी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही हैं? प्रचंड बेरोजगारी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही हैं? सही बात आपको बताना है। अब प्रचंड बेरोजगारी को हम और किस नाम से जानते हैं? छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से जानते हैं, अदृश्य बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, छिपी हुई बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी या प्रचंड बेरोजगारी। इसका मतलब क्या होता है? प्रचंड बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है, कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। और प्रचंड बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि उत्पादन में कुछ श्रमिक के लगे रहने और ना लगे रहने से उत्पादकता पे कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि राम नाम का एक व्यक्ति है, राम नाम का एक व्यक्ति है और राम के पास 5 एकड़ की भूमि है। राम के पास कितनी है? 5 एकड़ की भूमि है। तो राम अकेले 5 एकड़ भूमि पे उत्पादन कर रहा है। तो मान लीजिए कि 10 क्विंटल गेहूं का उत्पादन वो कर पा रहा है, 10 क्विंटल गेहूं का उत्पादन वो कर पा रहा है। लेकिन अब राम की शादी होती है, राम के 2 बच्चे हो जाते हैं। एक का नाम उसने रोहन रख दिया और दूसरे का नाम उसने मोहन रख दिया। अब रोहन मोहन ने बढ़िया से पढ़ाई किया नहीं, रोजगार मिला नहीं इनको, तो अब रोहन और मोहन को लगता है कि चलो भाई हम खेती करते हैं। तो अब रोहन भी इस पे आ जाते हैं, कार्य करने लगते हैं, मोहन भी कार्य करने लगते हैं और राम भी कार्य करने लगते हैं। तो राम अकेले मिलकर के 5 एकड़ पे 10 क्विंटल गेहूं का उत्पादन कर रहा था। लेकिन अब रोहन मोहन और राम ये तीनों लोग भी मिल जाएंगे तो 5 एकड़ पे 10 क्विंटल से बहुत ज्यादा गेहूं का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि भूमि की उर्वरा शक्ति सीमित होती है। ऐसा थोड़ी है कि एक सीमित भूमि पे आप सैकड़ों लोगों को उत्पादन में लगा देंगे और उससे उत्पादकता बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना। तो वास्तविक रूप से रोहन और मोहन जो है ये प्रचंड बेरोजगारी के शिकार हैं। इनका उत्पादन में लगे रहने और ना लगे रहने से उत्पादकता पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि राम भी 5 एकड़ पे 10 क्विंटल गेहूं का उत्पादन कर रहे थे और अब राम रोहन मोहन तीनों लोग भी मिल जा रहे हैं तो 5 एकड़ पे 10 क्विंटल का ही उत्पादन हो रहा है, क्योंकि भूमि की उर्वरा शक्ति सीमित होती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अब आते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो यह संभाव्य बचतों का प्रतिनिधित्व करता है, ये संभाव्य बचतों का प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल ठीक है भाई कि रोहन और मोहन को तो कार्य से निकाला जा सकता है ना, बचत, श्रम का बचत किया जा सकता है ना, तो बात तो ठीक है। श्रम की सीमांत उत्पादकता 0 अथवा अत्यंत निम्न होती है, बात ये भी 100% ठीक है। ये यह संयुक्त परिवार प्रणाली के कारण देखने को मिलता है, ये भी बात आपकी 100% सही ही होगी भाई, क्योंकि संयुक्त परिवार में ही तो ऐसा देखने को मिलता है ना कि भूमि कम होती है, कार्य करने वाले लोग ज्यादा होते हैं और यह ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित होता है। तो ये भी कुछ हद तक बात सही है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि पहला, दूसरा और चौथा सही है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि मंदी के दौरान उपभोक्ता गिरती हुई आमदनियों के प्रति आमतौर पर किस रूप में प्रतिक्रिया करते हैं? खूबसूरत सा प्रश्न है। अब आपको पता होना चाहिए कि मंदी क्या होता है। मंदी किसको किसको पता है कि मंदी क्या होता है? मंदी का मतलब क्या होता है? तो जब आपकी अर्थव्यवस्था में मांग और उत्पादन अर्थात पूर्ति दोनों अपने न्यूनतम बिंदु पे पहुंच जाए और वित्तीय क्रियाएं स्थिर हो जाए तो हम कहेंगे कि अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई है। ठीक है, मंदी का मतलब क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग कम हो जाए। ठीक है, और जब मांग कम हो जाएगा तो उत्पादक उत्पादन क्यों करेगा? तो ऐसी स्थिति में जब मांग व पूर्ति अपने निचले पायदान पे आ जाएगा तो मंदी आ जाएगी, अर्थात वित्तीय क्रियाएं कम होंगी तो मंदी कहा जाएगा। जैसे कोविड के समय में बहुत सारे लोग कह रहे थे कि शॉपिंग मॉल बंद हो गए, बहुत सारी वस्तुओं की मांग कम हो गई है तो इसलिए अर्थव्यवस्था में मंदी आ सकती है। ठीक है, कह रहे थे ना कोविड के समय में। तो देखिए अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि मंदी के दौरान उपभोक्ता गिरती हुई आमदनियों
के प्रति आम तौर पर किस रूप में प्रतिक्रिया करता है? तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि टिकाऊ वस्तुओं पर किए जाने वाले उपभोग के अंश को वो क्या कर देता है? बढ़ा देता है, क्योंकि मंदी के समय में उसके पास पैसा तो ज्यादा होगा नहीं, तो जब पैसा ज्यादा नहीं होगा तो वो उन वस्तुओं को खरीदेगा जो वस्तुएं टिकाऊ होंगी। जैसे आप लोग याद करिए, जब आप बचपन में होंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे होते थे कि जब उनका कपड़ा फट जाता था ना, तो कपड़े पे क्या लगवा लेते थे? कपड़े पे दूसरा कपड़ा लगवा के सिलवा करके पहनते थे। और उस समय लोग जब कपड़ा खरीदते थे तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखते थे कि जो कपड़ा हम खरीद रहे हैं ये इसकी क्वालिटी कैसी है, ये मोटा है कि मतलब ऐसा तो नहीं कि ये जल्दी फट जाएगा। उस समय लोगों के पास इतना पैसा नहीं हुआ करता था, भारतीय अर्थव्यवस्था में इतनी आय लोगों की आय नहीं थी, तो लोग एक कपड़ा खरीदते थे तो सालों साल उसको पहनते थे। तो ऐसी स्थिति में जब मंदी आती है तो आपके पास मुद्रा की मात्रा कम होती है, तो आप उन वस्तुओं को खरीदते हैं जो वस्तुएं टिकाऊ होती हैं, क्योंकि बार बार आप वस्तुओं और सेवाओं को खरीद नहीं सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि यह दिया गया है कि समृद्धि दर जी इज इक्वल टू 5%, सीमांत बचत प्रवृत्ति एस इज इक्वल टू 0.5 है। तो हैरड के मॉडल में समरूप पूंजी निर्गत अनुपात का मूल्य क्या होगा? अब देखिए, जितने लोग भी इकोनॉमिक्स की थियरी को अच्छे से पढ़े होंगे ना, आज उनको इस सेशन में बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा। लेकिन अगर जो आप थियरी को अच्छे से नहीं पढ़े हैं ना, तो आपके लिए आज का सेशन बड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि एप्लीकेशन पे एक रणनीति के तहत पूरी कंप्लीट आपको थियरी पढ़ाई जा रही है, वहां पे जाइए, थियरी को पढ़िए, नोट्स भी दिया जा रहा है, उसके माध्यम से रिवीजन करिए, टेस्ट दिया जा रहा है, टेस्ट देकर के गलतियों को पहचान के सुधार करिए, प्रीवियस ईयर करंट सारी चीजें दी जा रही है। ईमानदारी से 1.5-2 घंटे मुझे एप्लीकेशन पे फॉलो करिए, 1.5-2 घंटे यूट्यूब पे फॉलो करिए। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि कहीं इधर उधर से आपको कुछ कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी, और इतने सारे माध्यम से आप पढ़ेंगे तो खुद सोचिए कि कहाँ से इधर उधर से प्रश्न देखने को मिलेगा। सारी चीजें मेरे द्वारा कराई जाती है, और ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन पढ़ा करके छोड़ देता हूँ। हमारे यहाँ रेगुलर क्लास चलती रहती है, निरंतर क्लास चलती रहती है। तो ईमानदारी से एप्लीकेशन और यूट्यूब पे दोनों जगह पढ़िए। जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और वहां से आप जिस परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं आप डायरेक्ट उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है तो कॉल कर सकते हैं। अब बताइए, इस प्रश्न के बारे में अगर जो मैं आपसे बात करूं तो ये क्या पूछ रहा है कि हैरड मॉडल में, अब हैरड डोमर मॉडल अगर जो आपने पढ़ा होगा तो बचत की दर आपने पढ़ी होगी, निवेश की दर आपने पढ़ी होगी। तो पूंजी उत्पाद अनुपात पूछ रहा है ना, कि मॉडल में समानुपात पूंजी निर्गत अनुपात, अर्थात पूंजी उत्पाद अनुपात, पूंजी उत्पाद अनुपात, उत्पाद अनुपात, अनुपात। तो पूंजी उत्पाद अनुपात का फार्मूला क्या होता है? एस अपान जी, एस अपान जी। एस का मान यहाँ पे कितना दिया गया है? एस का मान आपका दिया गया है 5। एस का मान कितना दिया गया है? सॉरी, एस का मान कितना दिया गया है? 0.5 दिया गया। एस का मान 0.5 दिया गया है, और जी का मान कितना दिया गया है? हाँ, जी का मान कितना दिया गया है? जी का मान दिया गया है 5%। जी का मान कितना दिया गया है? जी का मान दिया गया 5%। अब ध्यान रखिएगा कि ये परसेंटेज में है दोनों, ये दोनों परसेंटेज में है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे, तो 0.5 बटा एस का मान क्या है? एस का मान क्या है? 0.5 बटा 0.5 की बात हो रही है ना, तो इसे हम 0.5 को कैसे लिख सकते हैं? 5/10 के रूप में लिख सकते हैं, 5/10 के रूप में लिख सकते हैं, सॉरी, हाँ, 5/100 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है। फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, और फिर यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे तो दशमलव क्या हो जाएगा? दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 5×100, 5×100 बटा 5×10, 5×10। ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 10 10 में 100। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोलेंगे, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। जो लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, कि अनेक अल्प विकसित देशों का एक लक्षण है कि उनकी बचत दर निम्न है और पूंजी निर्माण निम्न है। क्या ये बात सही है? बताइए।
इस प्रश्न का उत्तर करिए। इस प्रश्न का उत्तर करिए। ऑप्शन नंबर देखिए, अनेक अल्प विकसित देश। तो अल्प विकसित देशों की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उनके पास पूंजी की कमी है। ड्रैगनर नट साहब यही तो कहते हैं ना कि एक देश गरीब है क्योंकि वो गरीब है, लोगों के पास पूंजी की कमी है, लोगों के पास पैसा कम है, पूंजी की कमी है लोगों के पास, अर्थात लोगों की आय कम है। तो आय कम होगा तो निवेश कम होगा, निवेश कम होगा तो लाभ कम होगा, और लाभ कम होगा तो जाहिर सी बात है कि आय कम ही रहेगी। तो आय कम थी और आय कम पे ही आप चले आए। उन्होंने मांग और पूर्ति को लेकर के बताया था, बस ये बात मैं आपको थोड़ा सा समझने के लिए बता रहा हूँ। तो अब देखिए, ये बात तो आपकी सही हो जाएगी कि अनेक अल्प विकसित देशों का एक लक्षण है कि उनकी बचत दर निम्न होती है और पूंजी निर्माण भी निम्न होती है। विदाउट अ क्वेश्चन ये बात बिल्कुल सही है। उसके आगे, भारत जैसे अल्प विकसित देशों में यह मुख्यतः उपभोग के उच्च स्तर का कारण बनता है। बात 100% ठीक है। भारत वर्ष जैसे देशों में देखिए बहुत सारे लोग जिंदगी भर इसलिए कमाते हैं क्योंकि उनके बेटे का या उनकी बेटी का शादी खूब धूमधाम से हो जाए, है ना। एक रात में वो लाखों रुपए खर्च करते हैं, 50 लाख रुपए खर्च करते हैं, 1 करोड़ रुपए, मतलब अपने औकाता अनुसार जितना मैक्सिमम खर्च कर सकते हैं उतना करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उपभोग भारत में उच्च है। तो जब उपभोग उच्च होगा तो जाहिर सी बात है कि लोगों की आय निम्न हो जाएगी। जब आप पैसा उपभोग कर लेंगे तो बचत कम हो जाएगी, बचत कम हो जाएगी तो निवेश कम हो जाएगा। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं ए कि सर ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर्थिक विकास के साथ, खूबसूरत सा प्रश्न है कि आर्थिक विकास के साथ देश की व्यवसायिक संरचना में उल्लेखनीय परिवर्तन होते हैं, क्या ये बात सही है? और कृषोत्तर क्षेत्रों में रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का सृजन होता है। अच्छा आपका प्रश्न है, बताइए भाई। चलिए, अब देखिए, यहाँ भी आपको थोड़ा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कॉमन सेंस का इस्तेमाल कैसे करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे आर्थिक विकास की बात हो रही है, तो आर्थिक विकास की बात हो रही है तो विकासशील देश की बात होगी, क्योंकि आर्थिक विकास तो विकासशील देशों में देखने को मिलता है ना। तो विकासशील देशों में देश का व्यवसायिक संरचना में उल्लेखनीय परिवर्तन होते हैं। अर्थात जब आर्थिक विकास होता है तो यही तो होता है ना कि उस देश की आधारभूत संरचनाएं बेहतर होती है, जैसे शिक्षा अच्छा होता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, परिवहन अच्छा होता है, मानव के कल्याण में बेहतरी आती है। यही सारी चीजें तो आर्थिक विकास में होता है ना। तो आर्थिक विकास विकासशील देशों में होता है और आर्थिक विकास का मतलब ये होता है कि जब आपके देश की राष्ट्रीय आय, आपके देश की प्रति व्यक्ति आय, आपके देश की आधारभूत संरचना जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, मानव के कल्याण में दीर्घकालिक परिवर्तन आएगा, तभी हम कहेंगे कि आपका देश आर्थिक विकास कर रहा है। तो ये बात तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और कृषोत्तर क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन होता है, बिल्कुल ठीक है। अगर जो आप आर्थिक विकास कर रहे हैं, आप विकासशील देश हैं, तो कृषि क्षेत्र में आप देखते हैं कि रोजगार में लोग मैक्सिमम लगे होते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि सर जी ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, इस प्रश्न का उत्तर करिए। अच्छा सा प्रश्न है, खूबसूरत सा प्रश्न है। अब अगर जो आपने इकोनॉमिक्स को अच्छे से दिमाग को ठहरा करके इकोनॉमिक्स को पढ़ा होगा तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। बताइए भाई, चलिए बताइए। तस्नीम खान जी, रिंकू जी, सर्वेश कुमार जी, नौसाद अली जी, सुमन शर्मा जी, मोनिका जी, शक्ति जी, अभिजीत तिवारी जी, राजन सिंह जी, ज्योति चौरसिया जी, ठीक है, सुनीता शर्मा जी, महेंद्र सिंह जी, पुष्पा देवी जी, रुचि वर्मा जी, विकी जी, मंजुला शर्मा जी। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या उत्तर आ रहा है? रीबे जिसकी प्रमेय की बात करें तो ये किससे संबंधित है? समृद्धि की व्यापार शर्तों के प्रभाव के बारे में ये बताता है। समृद्धि के व्यापार शर्तों के प्रभाव के बारे में ये बता रहा है। अर्थात पहले का क्या हो जाएगा? पहले का 4 हो जाएगा।
मेजलर प्रभाव की बात करें तो जो मेजलर प्रभाव है ये प्रशुल्क का घरेलू कीमतों पे प्रभाव के बारे में बताता है, अर्थात 4, 3 और स्टोपलर प्रमेय तो सबको पता होगा कि प्रशुल्क का कारक कीमतों पे प्रभाव को बताता है, प्रशुल्क का कारक कीमतों पे प्रभाव को बताता है। 4, 3, 1 और इमराइजिंग समृद्धि की बात जो होती है वो कारक समृद्धि एवं व्यापार उत्पादन प्रभाव की बात करता है। तो 4, 3, 1 और 2 जितने लोग भी कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, ठीक है, सॉरी 2, 1 होगा ना, 2, 1 होगा, सॉरी, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2, 1 होगा, 4, 3, 2, 1 होगा। अगला, फिर सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करिए। एक सेकेंड, इसमें क्यों कंफ्यूजन कर रहा है? 4, एक सेकेंड रुक जाइएगा, 4, 3 और फिर किसकी बात हो रही है? स्टोपलर की बात हो रही है ना, 1 और 2, ठीक है, हाँ ठीक है, 4, 3, 1 और 2 ये वाला होगा, है ना, 4, 3, 1, 2 होगा, 4, 3, 1, 2 होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला, निरपेक्ष सुलाभ का नियम किसने दिया था बताइए? तो निरपेक्ष सुलाभ का नियम एडम स्मिथ ने दिया था। अगर जो आपने अब नहीं पढ़ा है तो नहीं समझ पाएंगे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को अगर जो ठीक से नहीं पढ़ा है तो इस प्रश्न को नहीं समझ पाएंगे। उसके बाद कारक अनुपात व्यापार की बात करें तो लियोनतीफ साहब कहाँ पे गए? यहाँ पे गए। प्रस्ताव वक्र की बात करें तो मार्शल एजवर्थ याद आने चाहिए, और विकल्प लागत की बात हैबरलर ने कही थी, अर्थात अवसर लागत की बात हैबरलर ने कही थी। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, 3, 1, 2, 4 बोल रहे हैं ना, 3, 1, 2, 4 सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा। अगला, कि कालांतर में व्यापार की वस्तु विनिमय शर्त से क्या तात्पर्य है? कालांतर में वस्तु विनिमय की शर्त क्या होती है? व्यापार से संबंधित वस्तु विनिमय शर्त का मतलब क्या होता है बताइए? कालांतर में व्यापार की वस्तु विनिमय शर्त से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर, तो जब वस्तु विनिमय की बात होती है तो वहां पे किसकी बात होती है? निर्यात और आयात की। लेकिन फिर उसमें किसकी बात होगी? कीमत की बात होगी, अर्थात निर्यात कीमतों में परिवर्तन के साथ आयात कीमतों में परिवर्तन। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि वस्तु की व्यापार की वस्तु विनिमय शर्त से तात्पर्य है किसी देश के निर्यात कीमतों में परिवर्तन के साथ आयात कीमतों में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए और विचार करके बताइए अवमूल्यन के बारे में। अवमूल्यन का क्या प्रभाव होता है? निम्नलिखित कथनों पे विचार करके बताइए, और आपसे पूछ रहा है कि अवमूल्यन का प्रभाव क्या होता है, आपको बताना है। हाँ, क्या उत्तर आ रहा है? अवमूल्यन का प्रभाव प्रभाव क्या होता है? तो देखिए इजी सी बात है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को, ठीक है। हम लोग अवमूल्यन की बात करें तो भारत में अवमूल्यन 3 बार हुआ है, 1949, 1966, 1991। अवमूल्यन के अंतर्गत क्या किया जाता है? अवमूल्यन के अंतर्गत जानबूझ करके आप अपनी मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम कर देते हैं, जानबूझ करके आप अपनी मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम कर देते हैं। जब बाह्य मूल्य को कम करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो आपके निर्यात होते हैं वो सस्ते हो जाते हैं। निर्यात कैसे होते हैं? सस्ते हो जाते हैं। और आयात कैसे होते हैं? आयात आपके महंगे हो जाते हैं। आयात क्या होते हैं? महंगे हो जाते हैं। आयात आपके महंगे हो जाते हैं। अब बताइए इस प्रश्न का उत्तर, अब बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन तो लाएगा, जब अवमूल्यन होगा तो ये सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन लाएगा, क्योंकि आपका निर्यात सस्ता हो रहा है और आयात आपका क्या हो रहा है? महंगा हो रहा है, विदाउट अ क्वेश्चन। तो सापेक्ष कीमतों में तो परिवर्तन को लाएगा ही लाएगा। घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ा देता है, घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ा देता है। घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को थोड़ी ये बढ़ाता है, ये तो बात आपकी गलत हो जाएगी ना।
विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यात की प्रतियोगिता को सुधार देता है। क्यों? क्योंकि अब आपकी जो घरेलू वस्तु है वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में सस्ता हो जाता है, और जब सस्ता होता है तो जाहिर सी बात है कि ये प्रतियोगिता को बढ़ा देता है। विदाउट अ क्वेश्चन ये बात आपकी 100% ठीक होगी। उसके बाद व्यापार व्यापार संतुलन को सुधार देता है, बशर्ते आयातों की घरेलू मांग अत्यधिक लोचहीन हो। नहीं नहीं, लोचहीन नहीं, लोचशील होना चाहिए। लोचहीन नहीं होना चाहिए, लोचशील होना चाहिए। तो ये बात तो गलत हो जाएगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, कौन कौन डी बोला है? कुछ ही लोग डी बोले, बाकी सब बी बोल रहे हैं। तो जितने भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि अवमूल्यन का मतलब होता है कि जानबूझ करके आप अपने मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम कर देते हैं, जिससे निर्यात सस्ता हो जाए, आयात महंगा हो जाए। और अमूमन आप तब ऐसा करते हैं जब आपको अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी वस्तुओं को बेचना होता है ज्यादा। सो ऑप्शन नंबर डी। अगला, इस प्रश्न का उत्तर करिए। ये भी प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। और प्रत्येक दिन शाम को 7:10 से मैं लाइव आ जाता हूं। तो सभी लोग चैनल को, जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्या उत्तर आ रहा है? तो गोसेन के नियम की बात करें तो सीमांत उपयोगिता नियम है, बिल्कुल ठीक है, ये बच्चों वाली बात है। ग्रेसम के नियम की बात करें तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, तो मुद्रा संतुलन का हो जाएगा। से का नियम, पूर्ति अपने मांग का सृजन स्वयं करती है, ये भी बात ठीक हो जाएगी। और वेगनर साहब ने सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत दिए थे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे, 4, 2, 1 और 3 बोलेंगे, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बलात् बचत से आशय क्या है। खूबसूरत सा प्रश्न है। आप इकोनॉमिक्स में ढूंढते रह जाएंगे, ऐसे प्रश्न मिलेंगे नहीं, लेकिन पेपर में आप देखेंगे तो इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। आप अलग अलग पेपर को देखेंगे तो ये प्रश्न देखने को मिलते हैं कि बलात् बचत का मतलब क्या होता है। मैं बार बार आप लोगों से इसीलिए बोलता हूँ कि 1.5-2 घंटे अगर जो सच में आप वाकई में बेहतर ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो 1.5-2 घंटे मुझे एप्लीकेशन पे और 1.5-2 घंटे मुझे यूट्यूब पे आप जरूर फॉलो करिए, है ना। क्योंकि हर चीज, सारी बातों को एक क्लास में समेटना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, और ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो डायरेक्टली आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। बताइए कि बलात् बचत से आशय क्या होता है। बलात् बचत क्या होता है भाई? तो देखिए, बलात् बचत का मतलब ये होता है कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति आती है, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति आती है, अर्थात जब अर्थव्यवस्था में महंगाई आती है। मुद्रास्फीति को क्या बोलते हैं? महंगाई बोलते हैं। महंगाई को ही क्या बोला जाता है? महंगाई कब आती है? महंगाई तब आती है जब वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। तो जब अर्थव्यवस्था में वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो जाती है, अर्थात महंगाई आ जाती है, अर्थात मुद्रास्फीति आ जाती है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ता वस्तु की मांग को कम कर लेता है, और जब वस्तु की मांग को कम कर लेता है तो इसके कारण उसका जो बचत होता है वो बढ़ जाता है। तो इस प्रकार के बचत को ही बलात् बचत कहा जाता है। इस प्रकार के ही बचत को क्या कहा जाता है? बलात् बचत कहा जाता है। अर्थात कीमतों के बढ़ने के फलस्वरूप उपभोग में अगर जो कीमतों में वृद्धि के फलस्वरूप अगर जो उपभोग घटने लगे तो इसे ही हम लोग बलात् बचत कहेंगे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि बलात् बचत से आशय क्या है। तो बलात् बचत का मतलब ये होता है कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति आती है, अर्थात मुद्रास्फीति को ही तो महंगाई बोलते हैं। तो जब महंगाई आती है, महंगाई कब आती है? जब वस्तु की कीमतें बढ़ जाती हैं। अब वस्तु की कीमतें कब बढ़ती है? जब अर्थव्यवस्था में वस्तु की मांग ज्यादा हो और पूर्ति कम हो। तो जब वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो उपभोक्ता अपने मांग को कम करेगा, और जब उपभोक्ता अपने मांग को कम करेगा तो उसका बचत बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार के बचत को ही बलात् बचत कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी, जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए कि यदि केंद्रीय बैंक खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को बेचता है तो इसके फलस्वरूप क्या होगा। क्या उत्तर आ रहा है भाई? बच्चों वाला प्रश्न है।
देखिए, केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को संतुलित करने के लिए प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है, क्योंकि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी, अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी तो इससे महंगाई आ जाएगी, अर्थात इससे स्फीति आ सकती है। और अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी तो इससे मंदी आ जाएगी, और दोनों ही कंडीशन अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं होता है। तो इसीलिए केंद्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है ताकि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति संतुलित रहे। बताइए ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि प्रतिभूतियों को बेचेगा। तो अगर जो आप आरबीआई प्रतिभूतियों का विक्रय करता है, प्रतिभूतियों का विक्रय करता है, अगर जो आरबीआई प्रतिभूतियों का विक्रय करता है तो विक्रय करेगा तो भैया वो जब प्रतिभूति को खरीद रहा है तो वो मुद्रा को क्या करेगा, देखिए प्रतिभूतियों को जब वो बेच रहा है तो मुद्रा जब विक्रय करेगा तो प्रतिभूति दे रहा है, उसके एवज में मुद्रा लेगा। तो जब मुद्रा लेगा तो भैया मुद्रा की आपूर्ति अर्थव्यवस्था में कम हो जाएगी, मुद्रा की आपूर्ति अर्थव्यवस्था में कम हो जाएगी, क्योंकि वो जिसको प्रतिभूति बेच रहा है वो मुद्रा रिलीज कर रहा है, वो मुद्रा रिलीज कर रहा है तो वो मुद्रा किसके पास जा रहा है, केंद्रीय बैंक के पास चला जा रहा है। तो विक्रय करेगा तो मुद्रा की आपूर्ति कम होगी, विक्रय करेगा तो मुद्रा की आपूर्ति घटेगी, अर्थात अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम होगी। और जब वो प्रतिभूतियों का क्रय करेगा तो मुद्रा को रिलीज करेगा, क्योंकि जब वो खरीद रहा है तो मुद्रा देगा ना, जो खरीदता है वो मुद्रा देता है और जो बेचता है वो मुद्रा को प्राप्त करता है। तो जब वो प्रतिभूतियों का क्रय करता है तो इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या दे रहा है कि प्रतिभूतियों का वो बेच रहा है, अर्थात जब प्रतिभूतियों को वो विक्रय कर रहा है तो इससे मुद्रा की आपूर्ति में कमी आ रही है, और जब मुद्रा की आपूर्ति में कमी आ रही है तो इसके परिणाम स्वरूप क्या क्या देखने को मिलेगा कि द्रव्य आपूर्ति में वृद्धि हो जा रही है, भैया आपूर्ति में कमी आएगी क्योंकि प्रतिभूतियों का वो विक्रय कर रहा है, और उधार की लागत बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि अब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम हो गई है तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। विदाउट अ क्वेश्चन ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और द्रव्य की आपूर्ति में कमी आ जाएगी। यही बात तो मैं बार बार आप लोगों से बता रहा हूं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि सर जी दूसरा और तीसरा सही होगा, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आज के सेशन में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत खूबसूरत सा सेशन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा सेशन है। थोड़ा माइंड को कंसंट्रेट करके, दिमाग को संतुलित करके इस प्रश्न का आज के सेशन को दीजिए, मजेदार सेशन है आज का। अब देखिए, अब आपको पढ़ना चाहिए कि सर जी M0 की अवधारणा रेड्डी कमेटी ने दिया था, M0 की अवधारणा रेड्डी समिति ने दिया था। M1, M2, M3, M4 की अवधारणा चक्रवर्ती समिति ने दिया था, चक्रवर्ती समिति ने दिया था। और M1, M2, M3, M4 होता क्या है, बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा। तो भैया जो अर्थव्यवस्था में मुद्राएं डाली गई है ना, उसे क्या किया गया है, कोडित किया गया है M1, M2, M3 के रूप में। जैसे M1 के अंतर्गत आप देखते हैं नोट व सिक्के आते हैं, मैं आसान भाषा में इस बात को आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। उसी तरीके से ये जैसे M1 में नोट व सिक्के आते हैं, उसी तरीके से यहाँ से पूछ रहा है कि M3 में क्या क्या सम्मिलित होते हैं, M3 में क्या क्या सम्मिलित हो रहा है। तो M3 में जनता के पास जो मुद्रा होता है उसको सम्मिलित किया जाता है विदाउट अ क्वेश्चन। बैंकों के पास जो मांग निरपेक्ष होता है उसको भी सम्मिलित किया जाता है। रिजर्व बैंक के पास अन्य निरपेक्ष अन्य जो जमा होता है वो भी सम्मिलित किया जाता है, और बैंकों के पास सावधि जमा भी जो होता है उसे भी सम्मिलित किया जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं कि 1, 2, 3, 4 सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रादेशिक ग्रामीण बैंक का प्रमुख उद्देश्य क्या है। खूबसूरत सा प्रश्न है, थोड़ा आराम से करिए इस प्रश्न का उत्तर, है कि नहीं है, ठीक है। प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अर्थात ये किसकी बात कर रहा है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की बात कर रहा है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात कर रहा है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात कर रहा है। तो भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब होती है, तो भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना होती है 1975 में, ठीक है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब होता है, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था।
उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में होती है। बताइए। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस लिए की गई? आप भी अगर जो गांव से बिलोंग करते होंगे तो देखते होंगे कि वहां पे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जरूर होगा। तो क्षेत्र प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अर्थात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और सीमांत किसानों, खेतिहरों, मजदूरों और शिल्पकारों को उधार एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करना। सो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, इतने सारे लोग जुड़े हैं, एक एक पॉइंट कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सीमांत कृषक किसे कहेंगे, अर्ध सीमांत कृषक किसे कहेंगे, मध्यम कृषक किसे कहेंगे और बड़े किसान किसे कहेंगे। चारों की क्राइटेरिया मुझे बताइए, मैं आप लोगों को अक्सर इस बात को बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे हम आप सीमांत भूमि क्या होती है, अर्ध मध्यम जोत क्या होती है, मध्यम जोत क्या होती है, बृहद जोत क्या होती है, चार बातें आप लोगों को बार बार बताता हूँ। सभी लोग, जितने लोग भी यहाँ पे जुड़े हैं, अगर जो एक एक लोग एक एक पॉइंट भी बता देंगे तो बहुत सारी चीजें होंगी। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए, मैं बहुत बार आप लोगों को बताता रहता हूँ। अगला, चलिए, तो सीमांत भूमि 1 हेक्टेयर से कम की होती है। अर्ध मध्यम जोत का क्या क्राइटेरिया होता है बताइए। चलिए, तो भारत में राजकोषीय घाटे को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सही परिभाषित करता है? तो राजकोषीय घाटा क्या होता है? सरकार के आय और व्यय का अंतर होता है। ये तो आप आसान भाषा में कह सकते हैं कि राजकोषीय घाटा सरकार के आय और व्यय का अंतर होता है। लेकिन आय जो होता है वो कई प्रकार से प्राप्त होता है। तो आय जो होता है वो कर के माध्यम से भी प्राप्त होता है, ऋण के माध्यम से भी प्राप्त होता है। तो राजस्व प्राप्ति, जो सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो रही है आय, तथा ऋण पूंजीगत प्राप्ति, जो सरकार ऋण प्राप्त कर रही है, इसके योग की तुलना में सरकार के कुल व्यय का जो आधिक्य होता है वही सरकार का राजकोषीय घाटा होता है। अर्थात सरकार के आय और व्यय के का जो अंतर होता है उसी को हम लोग राजकोषीय घाटा बोलते हैं, अगर जो आसान भाषा में कहें। लेकिन एग्जैक्ट क्या होगा, राजस्व प्राप्तियों तथा ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियों के योग की तुलना में कुल व्यय का आधिक्य। ऑप्शन नंबर बी अगला है कि भारत सरकार ने दीर्घकालीन राजकोषीय नीति का सूत्रपात कब किया था? खूबसूरत सा प्रश्न है। सीमांत जो सब बता रहे हैं, अर्ध मध्यम नहीं कोई बता रहा है, मध्यम कोई नहीं बता रहा है। भारत सरकार ने दीर्घकालीन राजकोषीय नीति का सूत्रपात कब किया था? ठीक है, किसकी किसकी याद आई यहाँ पे? चक्रवर्ती समिति की याद आई कि नहीं आई? चक्रवर्ती समिति, चक्रवर्ती समिति याद आई कि नहीं आई? याद आई? ठीक है, तो चक्रवर्ती समिति जो है उसी के अनुशंसा के आधार पे सर्वप्रथम दीर्घकालीन राजकोषीय नीति का सूत्रपात किया गया, और वो कब किया गया? 1985 में। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि चक्रवर्ती समिति की अनुशंसा के आधार पे जो उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत किया, उसी रिपोर्ट के आधार पे दीर्घकालीन राजकोषीय नीति का सूत्रपात सर्वप्रथम 1985 में हुआ था। सो ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के निम्नलिखित में से कौन से मुख्य उद्देश्य हैं? चलिए भाई, 8वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य के बारे में बताइए। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, है ना, क्योंकि एक न एक दिन सफलता मिल जाएगी। लेकिन जिस दिन सफलता मिलेगी उससे पहले बहुत सारे सेक्रीफाई आपको करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें जिंदगी में होती रहेंगी, बट इसके बावजूद भी आपको लड़ना पड़ेगा, आपको मेहनत लगातार करते रहना पड़ेगा, है ना। हर सफलता की एक कहानी होती है, ऐसा नहीं है कि जिंदगी में तुक्का कुछ नहीं होता है। तुक्का से बहुत कम लोग सफल होते हैं, और जो सफल हो भी जाते हैं वो उस सफलता के मतलब को नहीं समझ पाते, है ना।
क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, बी, सी। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना की। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य में से कौन कौन सा उद्देश्य था? तो वर्तमान शताब्दी की समाप्ति तक लगभग पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रोजगार का सृजन करना, बिल्कुल ठीक है, ये बात 100% सही है। जनसंख्या वृद्धि पे रोक लगाना, बिल्कुल ठीक है कि जनसंख्या में क्या की जाए, कमी की जाए। और तात्विक आधार पर समृद्धि की प्रक्रिया को समर्थन प्रदान करने के लिए आधारभूत संरचना को मजबूत किया जाए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, पहला और दूसरा तीसरा बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर करिए। नाफेड से प्रश्न आ गया, खूबसूरत सा प्रश्न आ गया। आप पेपर उठाइए इकोनॉमिक्स का, अलग अलग परीक्षाओं का ये प्रश्न पूछा गया है, कई जगहों पे पूछा गया है, थोड़ा आराम से करिए। आज का पेपर थोड़ा कठिन है, डिमोटिवेट नहीं होइएगा कि सर जी हमको तो कुछ आ ही नहीं रहा है, डिमोटिवेट नहीं होइएगा। आज का पेपर वाकई में थोड़ा कठिन है, बट कोई बात नहीं है, ये सारे प्रश्न आप लोगों के पेपर में आते हैं। अभी आप इसको एक बार पढ़ेंगे, जब क्लास खत्म हो जाएगी तो एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, 1 2 3 बार इस क्लास को देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्पेशली मैं इस प्रश्न को लेकर के इसीलिए आया हूँ कि आप मेहनत करेंगे तो फिर ये प्रश्न बेगाने से परीक्षा में नहीं लगेंगे, ये प्रश्न फिर अपने अपने लगेंगे, और ठीक से पढ़ लेंगे तो फिर ये आप 100% पेपर में सही भी कर पाएंगे। तो आराम से करिए। क्या उत्तर आ रहा है, क्या बोल रहे हैं? नाफेड की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ, इसकी स्थापना कब हुई थी? किसी ने कमेंट करके बताया नहीं, किसी ने कमेंट करके बताया नहीं भाई। 2 अक्टूबर 1958 को, 2 अक्टूबर 1958 को क्या हुआ था? नाफेड की स्थापना हुई थी। और ये क्या करता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि चुनी हुई कृषि वस्तुओं को प्राप्त करना, वितरण करना, निर्यात करना, ठीक है। और हाँ, क्या हुआ? हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, मैं आप लोगों से ये बता रहा था कि नाफेड का अर्थात भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता विपणन संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य ये है कि चुनी हुई कृषि वस्तुओं को प्राप्त करना, इसका वितरण करना और इसका निर्यात आयात करना, इसका मुख्य लक्ष्य होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो वस्तुओं की वसूली, जैसे मैंने कहा कि कृषि वस्तुओं को चुनना अर्थात प्राप्त करना, वस्तुओं का वितरण, जैसे मैंने बोला कि वस्तु का वितरण भी ये करेगा, और कृषि वस्तुओं का ये आयात निर्यात भी करता है, तो बात ये भी ठीक हो जाएगी। सहकारी समितियों द्वारा बेची जाने वाली वाणिज्यिक फसलों की न्यूनतम कीमत का निर्धारण, न्यूनतम कीमत का निर्धारण ये थोड़ी करता है, न्यूनतम कीमत का निर्धारण कौन करता है? कमेंट करके बताइए, मैं रोज बताता हूँ। CSCP, CSCP कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मोटर कार तथा श्वेत वस्त्र उद्योग को लाइसेंस मुक्त किया गया, कब किया गया भाई? अच्छा सा प्रश्न है। मोटर कार तथा श्वेत वस्त्र उद्योग को लाइसेंस मुक्त कब किया गया? सफलता 3 चीजों से मिलेगी, आपके कंसंट्रेशन लेवल से, धैर्य से आप क्वेश्चन को कितना पढ़ रहे हैं, और आपकी कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत, कंसंट्रेशन और धैर्य, ये 3 चीजें आपको सफलता दिलाएंगी। क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते नहीं है, लेकिन ठीक है। मोटर कार एवं श्वेत वस्त्र उद्योग को लाइसेंस मुक्त जो किया गया था, वो किया गया था 14 अप्रैल
1993 में। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, लोगों की लेन देन संतुलन की इच्छा आय में वृद्धि के साथ बढ़ती है, क्या ये बात सही है? और लोग बढ़ते अनुपात में अपनी आय को उपभोग पर व्यय करते हैं। चलिए अच्छा सा प्रश्न बताइए। सर्वेश कुमार जी, हरीश जी, सुनीता गुप्ता जी, फरीद जावेद जी, महेंद्र सिंह जी, पुष्पा देवी जी, शुभांकर कश्यप जी, खुशी जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, राजन सिंह जी, सुनीता शर्मा जी, ज्योति चौरसिया जी, ठीक है, शक्ति जी, रुचि वर्मा जी, कुमारी सुंदरी जी, पुष्पा देवी जी, चंदन कुमार जी, सर्वेश जी, इंदु मिश्रा जी। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक तो कर दीजिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक की संख्या बहुत कम है। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक की संख्या क्यों कम है भाई? सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, क्लास आपकी है, आप नहीं करोगे तो करेगा कौन यार? सभी लोग लाइक कर दीजिए एक बार क्लास को। कितना खूबसूरत सा प्रश्न है। किन साहब क्या बोलते हैं? ठीक है, चलिए देखते हैं कि लोगों की लेन देन संतुलन की इच्छा आय में वृद्धि के साथ बढ़ती है। बिल्कुल, बात तो 100% ही आपकी सही होगी कि जब लोग लेन देन करते हैं, जब आपकी आय में वृद्धि होती है, तो जाहिर सी बात है कि जब आपकी आय वृद्धि होगी तो ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करेंगे, अर्थात लेन देन ज्यादा आप करेंगे। बात 100% ठीक है। लोग बढ़ते अनुपात में बढ़ते अनुपात में अपनी आय को उपभोग पर व्यय करते हैं। नहीं भैया, किन साहब क्या कहते हैं? किन साहब यही कहते हैं ना कि जितनी तेजी से आपकी आय में वृद्धि होती है उतनी तेजी से आप अपने उपभोग व्यय को नहीं बढ़ा पाते हैं, उपभोग व्यय को नहीं बढ़ा पाते हैं। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी बोल रहे हैं सी ए सही है, आर गलत है। सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, आर्थिक वृद्धि का बढ़िकवादी सिद्धांत मुख्य रूप से संबंधित है। अब बहुत सारे लोगों को बढ़िकवादी पता ही नहीं होंगे, ठीक है। आर्थिक वृद्धि का बढ़िकवादी सिद्धांत, तो ये कब थे पता है? ये 15वीं से 16वीं शताब्दी में बढ़िकवादी थे। शताब्दी में बढ़िकवादी जो थे ये 15वीं से 16वीं शताब्दी में थे, अर्थात एडम स्मिथ से पहले ये आते हैं, है ना। एडम स्मिथ से पहले आते हैं और इनका मानना ये था कि अगर जो आप धनवान हैं या आप आर्थिक वृद्धि चाहते हैं तो आपको बहुमूल्य धातु प्राप्त करनी पड़ेगी। बहुमूल्य धातु आपको प्राप्त करनी चाहिए, बहुमूल्य धातु आपको प्राप्त करनी चाहिए। बहुमूल्य धातु मतलब सोना हो गया, आपके पास सोना होना चाहिए, आपके पास हीरा होना चाहिए, आपके पास चांदी होनी चाहिए, ठीक है। तो जो बढ़िकवादी थे उनका मानना ये था कि अगर जो आप अमीर बनना चाहते हैं या आपके देश आप अपना विकास करना चाहते हैं तो आपके पास बहुमूल्य धातुएं होनी चाहिए, जैसे सोना हो गया, हीरा हो गया, चांदी हो गया। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं कि स्वर्ण के आयात के माध्यम संचलन से हुई मुद्रा की मात्रा में वृद्धि से है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हेरड की प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है? अब हेरड डोमर मॉडल आप पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए। जैसे देखिए, जो हमारी पुरानी जनरेशन थी, जैसे दादी लोग जो थे, वो लोग क्या करते थे? वो लोग सोना पे ज्यादा भरोसा करते थे, है ना। हमारी दो पीढ़ी पहले जाइए तो उनका मानना क्या था? उनका मानना था कि सोना रहना चाहिए, सोना रहना चाहिए। तो वो लोग भी बढ़िकवादियों को ही मानते थे। वो लोग एडम स्मिथ को नहीं मानते थे, एडम स्मिथ और किन्स को नहीं मानते थे। एडम स्मिथ किन्स साहब कहते हैं कि आप निवेश करके उत्पादन को बढ़ाइए, तो वो लोग ने ये बात नहीं मानते थे। वो लोग बढ़िकवादियों को मानते थे। सोना चांदी खूब रखे रहिए, ठीक है, भले से बढ़िया से खाइए पीजिए नहीं, लेकिन सोना चांदी खूब रखे रहिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई बताइए? जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि हेरड की प्राकृतिक वृद्धि दर वह वृद्धि दर है जो जनसंख्या की वृद्धि और तकनीकी सुधार के फलस्वरूप हो पाती है। ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा।
हैरड की प्राकृतिक वृद्धि दर वह वृद्धि दर है जो जनसंख्या की वृद्धि और तकनीकी सुधार के फलस्वरूप आती है। अगला, आर्थिक विकास श्रम की असीमित पूर्ति के साथ विकास का एक मॉडल जिसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? क्या उत्तर आ रहा है? आर्थिक विकास श्रम की असीमित पूर्ति के साथ विकास का एक मॉडल है जिसका प्रतिपादन किया गया। किसके द्वारा किया गया भाई? सो ऑप्शन नंबर, तो आपने पढ़ा लेविस को, आपने लेविस को पढ़ा। लेविस ने क्या बोला? लेविस ने बोला कि देखिए भैया, अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेक्टर जिसे उन्होंने कृषि की संज्ञा दी, और दूसरा जो क्षेत्र उन्होंने बताया वो बताया उद्योग। ठीक है, तो लेविस ने बोला कि ये जो कृषि है ना, इसमें श्रम का अतिरेक पाया जाता है, श्रम का अतिरेक पाया जाता है, श्रम का अतिरेक पाया जाता है। अर्थात जितने श्रमिक कृषि में लगे रहने चाहिए उससे ज्यादा श्रमिक कृषि में लगे रहते हैं, और इसी कारण प्रचंड बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी आती है। अर्थात इनका उत्पादन में लगे रहने और ना लगे रहने से उत्पादकता पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में कृषि में जो असीमित श्रम है उसको आप पलायित करिए उद्योगों की तरफ, अर्थात जो लोग कृषि में जो श्रम का अतिरेक है इसको उद्योग की तरफ भेजिए, और जैसे ही कृषि में श्रम का अतिरेक खत्म हो जाएगा वैसे ही उद्योगों में श्रम शक्ति बढ़ जाएगी, और जब श्रम शक्ति बढ़ जाएगी तो उत्पादन बढ़ जाएगा, और जब उत्पादन बढ़ जाएगा तो देश आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा, देश आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, अंकटाड का पूरा नाम क्या है भाई बताइए? अंकटाड की स्थापना कब हुई थी? अंकटाड की स्थापना कब हुई थी? 1964 में अंकटाड की स्थापना होती है। अंकटाड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय है जेनेवा में। मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में है। चलिए बताइए, और अंकटाड का उद्देश्य क्या है? तो अंकटाड का उद्देश्य है अल्प विकसित और विकासशील देशों के मध्य व्यापार को बढ़ावा देना, व्यापार को बढ़ावा देना, व्यापार को बढ़ावा देना। ठीक है, तो अंकटाड का शुद्ध रूप क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। सो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग भी बोल रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला, कि फिशर क्लार्क प्रमेय के अनुसार विकास की निरंतरता के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के संसाधनों के स्थानांतरण का निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है? खूबसूरत सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया। फिशर क्लार्क प्रमेय के बारे में बहुत बार पूछा गया। बताइए भाई। सो ऑप्शन नंबर, तो देखिए फिशर क्लार्क प्रमेय में ये कहा गया कि देखिए भैया, सबसे पहले आप कृषि क्षेत्र का विकास करिए। जब आप कृषि क्षेत्र का विकास करेंगे तो इससे कच्चे माल मिलेंगे, और जब कच्चा माल कृषि से मिलेगा तभी जा करके आप उद्योगों का विकास कर सकते हैं। ठीक है, तभी जा करके आप उद्योग का विकास कर सकते हैं, अर्थात आप विनिर्माण का विकास कर सकते हैं, विनिर्माण का विकास कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब उद्योग का विकास होगा तो वस्तुओं को बेचना है ना, जब वस्तु को बेचना है तो अब क्या होगा? सेवा सेक्टर का विकास होगा। अर्थात सबसे पहले हमको कृषि का विकास करना चाहिए ताकि हमें कच्चे माल मिल जाए, और जब कच्चा माल मिलेगा तो उद्योगों का विकास होगा, और जब उद्योगों का विकास होगा तो जाहिर सी बात है सेवा क्षेत्र का विकास होगा। अर्थात कृषि, विनिर्माण और सेवा। ऑप्शन नंबर बी जितने लोग भी बोल रहे हैं कि पहले कृषि का विकास करिए,
फिर उससे कच्चा माल मिलेगा तो उद्योग का विकास स्वतः रूप से हो जाएगा, और जब उद्योग का विकास होगा तो स्वतः रूप से सेवा क्षेत्र का विकास होगा। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला, कि निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक अर्थशास्त्री यह तर्क देते हुए जान पड़ते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार विकासशील देशों के औद्योगिकरण के लिए घातक है। मतलब कौन कौन से ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने ये कहा कि जो विकासशील देश है उस देशों में औद्योगिकरण घातक है? बताइए। ये भी अच्छा सा प्रश्न है। अब ऐसे ही प्रश्नों में देखिए कंट्रोवर्सी क्रिएट होता है। इसको ये देना चाहिए यहाँ पे कि किसने कहा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार से विकासशील देशों को नुकसान होता है ना? इसको ये प्रश्न पूछना चाहिए, लेकिन इसने क्या कर दिया है, इसने अलग तरीके से इसको पूछ दिया है। लेकिन ठीक है, इस बात को आप समझिए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं ना, गुरनार मेडल ने कहा कि देखिए जब एक विकासशील देश विकसित देश से व्यापार करता है तो उससे नुकसान होता है, और प्रेबिस साहब भी यही बात करते हैं। तो जितने लोग भी यहाँ पे डी बोलेंगे कि पहला और दूसरा सही है, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, थोड़ा सा इसे क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। एक सेकेंड, इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? और जितने भी छात्र हैं, एक बात बता रहा हूं कि दिमाग की जो भ्रांति है उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए कि ये प्रश्न का, ये पेपर कहाँ का है, ये प्रश्न कहाँ का है। अरे आर्थिक वृद्धि, दुनिया का ऐसा कौन इकोनॉमिक्स की परीक्षा है जहाँ पे आर्थिक वृद्धि से संबंध नहीं, प्रश्न नहीं पूछा जाएगा? इकोनॉमिक्स का ऐसा कौन पेपर होगा, किस राज्य का पेपर होगा जिस राज्य में ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इस कॉन्सेप्ट से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा? तो इकोनॉमिक्स में यार चीजें बदलती नहीं है ना। इकोनॉमिक्स में बस करंट की जो चीजें होती होती वो बदलती हैं। बाकी मांग, पूर्ति, उपभोक्ता व्यवहार, उपभोक्ता बचत, ये सारी चीजें बदलेंगी। आपको 10-12 यूनिट पढ़ना, इत्मीनान से पढ़िए और दिमाग में कोई भ्रांति मत पालिए, क्योंकि भ्रांति सबसे पहले असफलता की तरफ लेके जाती है। भ्रांति कहाँ लेके जाती है, बताइए जोर से। भ्रांतियां कहाँ लेकर के जाती है? असफलता की तरफ। और सबसे ज्यादा भ्रांति किसको क्रिएट होता है? जो कम पढ़ता है, जो ना के बराबर पढ़ता है, उसको सबसे ज्यादा भ्रांति क्रिएट होता है। क्या उत्तर आ रहा? क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं। आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया में औद्योगिक परिवर्तन को एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। ये बात 100% ठीक है कि जब आर्थिक वृद्धि होगी तो आपके देश में टेक्नोलॉजी बेहतर होगा। हम यही तो कहते हैं कि आर्थिक वृद्धि जब होती है तो तकनीकी बेहतरीन होनी चाहिए। और प्रौद्योगिकी परिवर्तन श्रम, पूंजी और उत्पादन के अन्य कारकों की उत्पादकता में वृद्धि करता है। तो बात बिल्कुल ठीक है भैया कि अगर जो आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी होगी तो इससे उत्पादकता में वृद्धि देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, सीगर प्रेविस सिद्धांत बताता है। चलिए ठीक है, मैंने किसी एक लोग को नहीं बोला है, इस बात को मैं उन लोगों को बोला हूं। जैसे आज एक लोगों ने मुझे कॉल किया तो उन्होंने कहा कि सर जी आप जो प्रश्न वहाँ लेके आते हैं बड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो अगर जो आप हमारी 20-25 क्लास देखेंगे तब ना आपको समझ में आएगा कि इकोनॉमिक्स की धार क्या है, इकोनॉमिक्स की चाल क्या है, इकोनॉमिक्स की समझ क्या है। अब आप हमें 10 मिनट देखेंगे, आप हमें 20 मिनट देखेंगे, तो 10-20 मिनट में आपको दुनिया का कोई भी इंसान इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा पाएगा। समय देंगे तो चीजें समझ में आएंगी, नहीं समय देंगे तो चीजें नहीं समझ में आएंगी। इजी सी बात है।
सो देखिए इस प्रश्न की हम बात करें कि सीगर प्रेजिस सिद्धांत, अभी कुछ देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि कम विकसित देश प्राथमिक वस्तुओं के निर्यात के कारण व्यापार स्थिति में सुदीर्घकालिक ह्रास से कल्याण में हानि उठा रहे हैं। तो सीगर प्रेविस सिद्धांत के अंतर्गत यही कहा गया कि जो अल्प विकसित देश होते हैं ना, वो अपने कच्चे संसाधन का निर्यात करते हैं विकसित देशों को, और एक समय ऐसा आता है कि अल्प विकसित देशों में कच्चे संसाधनों की समाप्ति हो जाती है, और कच्चे संसाधन की समाप्ति हो जाती है तो वो देश फिर क्या हो जाता है, गरीब हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या उत्तर होगा? तो इजी सी बात है भाई, वालरस साहब ने राशिपातन की बात थोड़ी की थी। वालरस साहब ने क्या किया था? सामान्य संतुलन की अवधारणा दिया था। सामान्य संतुलन की अवधारणा दिया था। सामान्य संतुलन की अवधारणा दिया था। सो ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से सही इसमें से कौन सा सही सुमेलित है, आपको ये बताना है। सही कौन सा सुमेलित है भाई? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि एक देश की करेंसी का अन्य देशों के रूप में मूल्य घटना ही मूल्यह्रास कहलाता है। सो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, इस प्रश्न का उत्तर करिए। सीमा शुल्क मुख्य रूप से वस्तु मूल्यों को प्रभावित करते हैं, क्या ये बात सही है? और अगर जो सही है तो कारण दिया जा रहा है कि मात्रात्मक प्रतिबंध इस ढंग से लगाए गए कि वे आयातित तथा निर्यातित वस्तु के परिणाम को निर्धारित करते हैं। क्या उत्तर आ रहा है? जितने लोग भी क्या बोलेंगे इस प्रश्न का उत्तर? सीमा शुल्क मुख्य रूप से वस्तु के मूल्यों को प्रभावित करेगा। अगर जो एक देश से दूसरे देश में वस्तुएं जा रही हैं और उस पर सरकार टैक्स लगा रही है, तो जब टैक्स लगाएगी तो जाहिर सी बात है कि वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, तो ये तो प्रभावित तो करेगा ही करेगा, विदाउट अ क्वेश्चन। ये बात तो आपकी 100% ठीक हो जाएगी। और मात्रात्मक प्रतिबंध इस ढंग से बनाए गए हैं कि वे आयातित या निर्यातित वस्तु के परिणाम को निर्धारित करते हैं। तो बात तो आपकी ये भी ठीक है कि मात्रात्मक प्रतिबंध के अंतर्गत हम ये कह दिए कि हम 5,000 करोड़ की वस्तु आपसे लेंगे, या हम 5,000 करोड़ की वस्तु आपसे निर्यात करेंगे, या हम 500 कुंटल या आपसे ये वस्तु लेंगे, एक मात्रा निर्धारित कर देते हैं, तो बात तो ये भी ठीक हो जाएगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे इसका, क्या बोलेंगे इसका? बी बोलेंगे ना कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बात तो ठीक है कि सीमा शुल्क लगता है तो वस्तु के मूल्य में परिवर्तन आता है विदाउट अ क्वेश्चन, ठीक है, ये बात सही है, लेकिन क्या एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, अगला, क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है? विकासशील देश में राजकोषीय नीति के दो प्रमुख उद्देश्य बताइए। जो विकासशील देश होते हैं उसमें जब सरकार राजकोषीय नीति अपनाती है तो उसका दो मुख्य आपको उद्देश्य बताना है। तो सरकार का पहला उद्देश्य ये होता है कि तीव्र गति से हमारे देश का आर्थिक विकास हो, और दूसरा उद्देश्य होता है कि मूल्य स्थिरता रहे। अब बहुत लोग को नहीं समझ में आएगी, मूल्य स्थिरता का मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति ना आए या अर्थव्यवस्था में मंदी ना आए, वस्तु की बहुत ज्यादा कीमतें न बढ़े न बहुत ज्यादा कमी आए, ठीक है, पूर्ण रोजगार नहीं, न्यायोचित विवरण ये भी नहीं।
तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं पहला दूसरा सही है, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला कि भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा बाजार में प्रतिभूतियों को खरीद कर मुद्रा की पूर्ति को वृद्धि करता है। अभी मैं आपको बता रहा था इस प्रश्न के बारे में, बताइए। तो मैंने अभी तो कहा कि अगर जो आरबीआई प्रतिभूतियों को खरीद रहा है अर्थात प्रतिभूतियों का क्रय कर रहा है, तो प्रतिभूतियों का क्रय कर रहा है तो इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी, मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। जब प्रतिभूति को वो खरीद रहा है तो मुद्रा रिलीज कर रहा है, तो मुद्रा रिलीज करेगा तो मुद्रा बढ़ेगी अर्थव्यवस्था में। और जब वो प्रतिभूतियों का विक्रय करेगा तो जाहिर सी बात है कि जब वो बेचेगा तो ऐसी स्थिति में वो मुद्रा को अपनी तरफ लेकर के आएगा, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम होगी। जितना आसान भाषा में मैं चीजों को आप लोगों को बता देता हूँ ना, इतना आसान भाषा में हम ये नहीं कहते हूँ कि हमसे बेहतर चीजें को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, बहुत लोग हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने तरफ से आप लोगों को प्रयास करता हूँ कि आसान भाषा में, सटीक भाषा में हर चीज बताई जाए। जैसे ये बात अगर जो आपने समझ लिया ना तो आपको कहीं कुछ रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इजी सी बात है। और अगर जो इसको इतने समझ लिया तो आपका एक बहुत लंबा चौड़ा थियरी का कॉन्सेप्ट तैयार हो जाता है। जो अमूमन लोग मैं देखते हूँ कि प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है, फिर उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है, बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताया जा रहा है, बशर्ते आप मुझे समय दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि के कारण निवेश और रोजगार में विस्तार होगा। बिल्कुल ठीक है, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो सबके पास पैसा आएगा, सबके पास पैसा आएगा तो सबकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, सबकी क्रय शक्ति बढ़ेगी तो सभी लोग वस्तु की मांग को बढ़ाएंगे। जब सभी लोग वस्तु की मांग को बढ़ाएंगे तो एक तरफ मांग बढ़ेगा, दूसरी तरफ उत्पादन अर्थात पूर्ति बढ़ेगा, मांग वो पूर्ति बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि निवेश और रोजगार में विस्तार होगा। सो बात 100% आपकी ठीक है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने अब कोई भी नहीं है, कमेंट करके बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेस में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट इकोनॉमिक्स की थियरी पढ़ाई जा रही है, इसकी लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। कंप्लीट यहाँ पे आपको नोट्स भी दिया जा रहा है, ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से सही होते हैं, पूछे जाते हैं, और करंट की भी क्लासेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। मतलब सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस ईमानदारी से आप इन सभी कंटेंट को एप्लीकेशन पे देखते रहिए, यूट्यूब पे फॉलो करते रहिए। निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि कहीं भी इधर उधर से आपको कुछ कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप जिस परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं हम लोग